हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं इस वीडियो में हिंदी भाषा की क्रम से विकास क्रम और कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देखते हैं, आप इसे नोट करते हैं, आप इसे समझते हैं, तो ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी कंपल्सन है आप उसे समझ पाएंगे, उसके बारे में समझ पाएंगे और आप चाहे रिटन हो या फिर एमसीक्यू बेस्ड हो, आप अच्छा स्कोर करेंगे। दोस्तों, ये मेरा ब्लॉगर है। अगर आप ये ब्लॉग पोस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप ediplomamcu.blogspot.com, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिजिटल सॉफ्ट हब ट्विटर पे जाके टाइप करिए, हमारी आईडी रहेगी, आप वहां पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी भाषा को समझने से पहले हमें उसकी एक बैकग्राउंड के बारे में जानना होता है। तो हम बिल्कुल बैकग्राउंड में न जाके हम क्रमशः हिंदी के बारे में आज एक रफली बात करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में हम हिंदी के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, स्टार्ट होता है, शुरू होता है कि आखिर हिंदी है क्या। हम बोलते हैं हिंदी एक भाषा है, तो भाषा क्या है? तो यहाँ पे जो हमने लिखा है दोस्तों, हम इसी को एक बार पढ़ते जाएंगे और इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। असल में ये इतनी आसानी से आपको समझ में आएगा, इतना आसान वर्ड्स में लिखा है कि आप इसे आसानी समझ सकते हैं। तो भाषा है विचार आदान प्रदान करने का एक माध्यम जो कि ध्वनिक सिद्धांत पर कार्य करता हो, जैसे अंग्रेजी। तो दोस्तों, अगर हम कोई फोनेटिक, अगर हम कोई बोल के अगर हम एक्सप्रेस करने अपने थॉट्स, तो उन्हें हम भाषा बोलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक परिभाषा एक्सेप्टेड है। फिर दोस्तों आता है विभाषा और उपभाषा और बोली। यहाँ पे दोस्तों आप चारों जो ऑप्शन देख रहे हैं, भाषा, विभाषा, उपभाषा, बोली, इनमें अंतर भी आता है। तो विभाषा होता है भाषा की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत कई बोलियां आती हों, और इसमें साहित्य होता है। किसी राज्य की राजभाषा हो सकती है, जैसे मछली बिहार की। अब दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अवधि है, ब्रज है, ये भी उपभाषा है, लेकिन ये विभाषा है क्योंकि इसमें साहित्य आ जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं उपभाषा की। तो विभाषा के समतुल्य परंतु उपभाषा भाषा की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत कई सारी बोलियां आती हूं, परंतु इसमें साहित्य की कमी, कोई खुद का देश क्षेत्र नहीं, बोलने पर प्रतिष्ठित न लगे, उसे उपभाषा संज्ञा देते हैं। उदाहरण छत्तीसगढ़ी हो गई, राजस्थानी हो गई, हरियाणवी हो गई, ये उपभाषा है। लेकिन हमने पहले एक्सप्लेन किया कि जैसे ब्रजभाषा हो गई, अवधी भाषा हो गई, ये भी राजस्थानी हरियाणवी की तरह ही उपभाषा है, लेकिन वो एक साहित्यिक है और काफी सुसंस्कृत है, इसलिए हम उसे विभाषा नाम देते हैं। और विभाषा ही आगे चल के किसी की राजभाषा बन सकती है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अब बोली क्या होती है दोस्तों? तो किसी ग्राम, मंडल या सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषा की सूक्ष्मतम इकाई निर्धारित दूरी पर बोली जाती है, जो तो उसे बोली बोलते हैं। अब यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगती है तो वह विभाषा का रूप लेती है, परंतु मानक रूप, व्याकरण इत्यादि के फलस्वरूप ही विभाषा को भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। किसी भी भाषा को भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लिए लोगों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ये सेम वही बात हो गई कि जैसे मध्य प्रदेश में हिंदी को हम राजभाषा के रूप में स्वीकार किए हैं, और अगर ये किसी की राजकीय भाषा होती तो वहाँ के लोग उसे समर्थन करें। यही एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो राजभाषा अधिनियम 1963 आया, दिन 67-76 में उसका संशोधन होता गया, तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इसमें लोगों को समर्थन नहीं मिला है, यही एक मेन वजह है। अब आगे बढ़ते हैं कि हिंदी भाषा के इतिहास को समझने का आसान तरीका है कि यह भारोपीय भाषा में भारतीय ईरानी के अंतर्गत आती है। अब वैदिक सभ्यता, आर्य लोग के आने से भारत में भारोपीय भाषा, जिसका आधुनिक परिष्कृत रूप हिंदी है, का उद्गम हुआ। आइए देखते हैं कालक्रम। तो दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि जो तमिल्स हैं और हिंदी का अपोज करते हैं, वो तमिल, जितने भी तमिल्स हैं, आपको अभी भी हम बता दें कि जो राजभाषा अधिनियम लागू होता है संपूर्ण भारत पे, इवन जम्मू कश्मीर पे भी अब लागू होता है, वो तमिलनाडु पे लागू नहीं होता। और राजभाषा अधिनियम है क्या, हम इसके बारे में सेपरेट जल्द ही वीडियो लाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो तमिल्स का बोलना है कि आपकी जो संस्कृति है, या संस्कृत हम बोलें सही है,
या फिर जो आपकी भाषा है हिंदी है, इससे कहीं ज़्यादा अर्थ व्याकरण संपन्न तमिल है उनकी, और तमिल उनकी और पुरानी है। तो अगर हम बात करें जो हम हिंदी बोलते हैं वह द्रविड़ियन से काफ़ी अलग है। तो हमारी जो भाषा है वो यूरोपियन भारतीय है, भारोपीय है, जबकि द्रविड़ियन नहीं है। तो अब हम यहाँ पे कालखंड देखते हैं। तो वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवभट्ट, प्राचीन हिंदी, मध्य हिंदी, आधुनिक हिंदी, ये हिंदी कैसे बनी? सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, अवभट्ट आई, प्राचीन हिंदी, मध्य हिंदी, आधुनिक हिंदी। यहाँ पे जो सन दिया है दोस्तों, आप इसे देख लीजिए और कैटेगराइज कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे है कि महाजनपद काल में सूरसेन नामक एक महाजनपद था जो समयानुसार अपभ्रंश पश्चात सौरसैनी का रूप लिया, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। सौरसैनी के उदाहरण ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी तथा राजस्थानी, गुजराती भी इसी सौरसैनी से विकसित हुई। दोस्तों आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसके बारे में पढ़िए, क्योंकि मैं इसे बाद के लेक्चर्स में, बाद के मैं अपने टॉपिक्स में कवर करता जाऊँगा डिटेल्ड में, इसीलिए मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता था। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं उसके बारे में एक बार नज़र देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि रोचक बात यह है कि 1838 ईस्वी तक मुगल प्रशासन की आधिकारिक भाषा फारसी थी, परंतु फारसी में सा वर्ण का लोप होता है। यही कारण है कि जब फारसी लोग भारत आए तो सिंधु नदी को हिंदू उच्चारण करते थे, और सामान्यानुसार यह भारतीयों की पहचान और बाद में किसी समुदाय विशेष की पहचान बन गई, और हिंदी जो कि फारसी भाषा का शब्द है, यहाँ रहने वाले लोगों की भाषा बोल दी गई। दोस्तों जो हम हिंदी बोलते हैं वो हिंदी नहीं बल्कि फारसी शब्द है। अब दोस्तों यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हिंदी के 5 प्रकार हैं जनरली। पहला है खड़ी बोली, जिसे करबी बोलते हैं, मेरठ क्षेत्र की तरफ बोली जाती है। दूसरा ब्रजभाषा है, आगरा, अलीगढ़, मथुरा क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरा है कन्नौजी, जो कन्नौज, इटापा, उन्नाव, कन्नौज ब्रजभाषा से विकसित है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और 4th नंबर है बुंदेली, जो कि महोबा, चित्रकूट, झांसी में बोली जाती है। और हरियाणवी या बांग्री से बोलते हैं, जो कि हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों ये है सौरसैनी से उद्धृत पश्चिमी हिंदी की सबसे ज्यादा 5 बोलियां हैं। अब ये 5 पश्चिमी हिंदी के प्रकार हैं। इसके अलावा जो और प्रकार हैं तो वहाँ पे आप यहाँ पे और देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो खड़ी बोली और हरियाणी मिलके जब बनते हैं जिन्हें आकार बहुला बोलते हैं। जब ब्रजभाषा और कन्नौजी को और बुंदेली को मिलाकर बोलते हैं जिन्हें ओकार बहुला बोलते हैं। इसके बारे में हम बाद में एक्सप्लेन में करेंगे बाद में। अब जो अर्धमागधी है दोस्तों, ये पूर्वी यूपी में तरफ बोली जाती है। लाइक आप देख पाएंगे यहाँ पे 3 बोलियां उनकी है। पहला अवधी, अवध क्षेत्र, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज आदि में, जो कि विनय पत्रिका तुलसीदास की है, वो ब्रजभाषा में है। और रामचरितमानस अवधी में है। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी बार आता है। और जो बघेली क्षेत्र है, जो कि अभी हम बोलते हैं जैसे सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली क्षेत्र में, यहाँ पे बघेली बोली जाती है। तो ये रीवा क्षेत्र तथा कुछ उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बोली जाती है। और ये है अर्धमागधी, या फिर इसे हम पूर्वी हिंदी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़। अब दोस्तों जो मागधी अपभ्रंश से विकसित हैं, अब यहाँ पे दोस्तों जो देखिए जो बोल्ड है, ये हिंदी के रियल प्रकार हैं। पश्चिमी हिंदी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश, ब्राचन और खश अपभ्रंश। तो यहाँ पे दोस्तों ये असल में हिंदी की ये पार्ट्स हैं और जो विभक्तियां हैं, और इनके भी जो भाग हैं, इनकी भी जो बोलियां हैं, इनके अंतर्गत वो ये हैं। और ये असल में हिंदी की ये उपभाषाएं हैं 5, अर्धमागधी, मागधी, प्राचीन। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब मागधी में जो दोस्तों ये है बिहार तरफ बोली जाती है, मगही बिहार क्षेत्र में, मैथिली बिहार क्षेत्र में, आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम और इम्पोर्टेंट बात कर लें कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं, अब यहाँ पे भाग 17 में को ये मान्यता देती है। जब संविधान लागू हुआ उस समय 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया था, परंतु 21वें संविधान संशोधन सन 1969 में सिंधी को मान्यता दी गई। देन 81वें संविधान संशोधन 1992 में 3 और भाषाओं को मान्यता दी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। और 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें नई भाषाएं अनुसूची में जोड़ी गई, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। तो आप यहाँ पे जो
फाइनल है, इसे आप देख पाएंगे कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। ये जो खस, प्राचंड और मगधी, अर्धमागधी और पश्चिमी हिंदी है, ये उपभाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत कुल 17 बोलियां आती हैं। और ये बोलियां किसमें सबसे ज़्यादा हैं? ये पश्चिमी हिंदी में सबसे ज़्यादा हैं। हमने इसे पहले भी पढ़ लिया है, आपको ये ध्यान देना है। और उपभाषाएं जो हैं तो आप यहाँ पे हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक ओवरव्यू दिया कि हिंदी आप कैसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे ये जितने भी टर्म्स हमने एक्सप्लेन किया है, बताया है, हम इसके बारे में एक डिटेल्ड अलग से वीडियोस लाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए